नमस्कार मित्रों, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ब्लड की। बाहर से देखने पर तो सबका रुधिर कैसे होता है, सबका ब्लड कैसे होता है, एक जैसे होता है। और अगर नाना पाटेकर स्टाइल में देखें तो ये हिंदू का खून कौन सा है, ये मुसलमान का खून कौन सा है, ये फला जाति का कौन सा है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके रंग से कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली मतलब है उसके केमिकल स्ट्रक्चर से, उसकी रासायनिक संगठन पर, उसकी प्रोटीन पर। बाहर से देखने पर सबका ब्लड एक जैसे लगता है, लेकिन एक्चुअली एक जैसे होता नहीं है। उसके पीछे कारण होता है, लेकिन यह कारण जो है किसी को 1900 से पहले पता नहीं था। 1900 में एक वैज्ञानिक आए और उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने ब्लड के अंदर जो उसकी रासायनिक संरचना है, जो केमिकल स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ स्पेशल प्रोटीन्स का पता लगाया और उन स्पेशल प्रोटीन्स के आधार पर ही ब्लड को क्या किया, कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया। और ये एक महत्वपूर्ण खोज थी, एक महत्वपूर्ण डिस्कवरी थी उस समय की। इसीलिए इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। बाद में जो ब्लड ग्रुप था, उस ब्लड ग्रुप के आधार पर एक दूसरे को ब्लड चढ़ाया भी जाने लगा, एक दूसरे को ब्लड जो है वो ट्रांसफर भी किया जाने लगा। लेकिन एकदम से जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए थी वो होने लगी, यानी एकदम से बंद नहीं हुई, कुछ ना कुछ ब्लड क्लॉटिंग फिर भी हो रही थी। तो भाई ये हुआ कि इसका कारण क्या है। तो आगे फिर और रिसर्च किया गया और उस रिसर्च में पार्टिसिपेट किया वीनर साहब ने। तो अब दो लोग हो गए, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर। ये पूरा रिसर्च हुआ था, एक अमेरिकन मंकी की प्रजाति है, उसका नाम है रीसस। उस पर पूरी डिस्कवरी हुई थी, पूरा रिसर्च हुआ था। इसीलिए हम उसी के नाम पर इसको RH फैक्टर भी कहते हैं। यानी जो लैंडस्टीनर साहब ने ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया था वो 4 भागों में था, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। लेकिन बाद में लैंडस्टीनर और वीनर साहब जब मिल गए तो इसको 8 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया और उस 8 टाइप्स के क्लासिफाइड डिवीजन को हम बोलते हैं RH फैक्टर, बिकॉज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ रीसस मंकी। तो उसे बोलते हैं हम RH फैक्टर। अब हम पूरे की बात करते हैं एक बार, यहां पर आपको पूरा समझ में आएगा। हाँ, यहां पर हम ब्लड तो नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्लड भी आपको हम बताएंगे कि क्योंकि बिना ब्लड को जाने आप समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली जो है ये ब्लड ग्रुप आया कहां से। अच्छा, ब्लड को तो हम लोग जानेंगे ही, लेकिन इसी आधार पर हम आगे की जो वीडियोस आएंगे हमारे, उस पर आपको हम ये बताएंगे कि जो है इनकी वंशागति कैसे होती है, इनकी इनहेरिटेंस कैसे होती है। क्योंकि रुधिर वर्ग भी एक आनुवांशिक लक्षण है, माता पिता के अनुसार ही संतानों में इसका विकास होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये इंपॉर्टेंट है समझना आपको कि माता पिता का ब्लड ग्रुप कौन है तो क्या है, तो संतानों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। संतान का पता है, माता का पता है, तो पिता का पता कैसे लगाएंगे। ये सारी बातें हम आपके अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग देखते हैं ब्लड क्या है और उसका जो डिवीजन किया गया ग्रुप्स में वो क्या है। लेकिन उनको जानने से पहले थोड़ा सा हम यहां पर देख लेते हैं, कुछ डिस्कवरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे यहां, उनको जान लेते हैं हम। आप हिमेटोलॉजी एक ब्रांच होती है, आप सब लोग जानते हैं। हिमेटोलॉजी यहां पर दिखाई पड़ रहा है आपको, ये हिमेटोलॉजी एक ब्रांच है। और इस हिमेटोलॉजी जो ब्रांच है, इस ब्रांच में किसकी स्टडी की जाती है, ब्लड ग्रुप। पहले इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप इस पूरे की, क्योंकि इसमें हमने 4 पॉइंट्स बताए हैं और इन 4 पॉइंट्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग, फिर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, हिमेटोलॉजी ये एक ब्रांच है। इस हिमेटोलॉजी ब्रांच में ही स्टडी की जाती है किसकी, ब्लड की, और ब्लड से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी। ये जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज करने का जो श्रेय जाता है, यानी जो ब्लड ग्रुप हैं इनको खोजा किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। कुछ बच्चों ने हमसे कमेंट में क्वेश्चन पूछा था कि
सर आप इसको हिंदी में लिख दिया करिए। तो देखिए मैं सारी के सारी चीजें हिंदी इंग्लिश में नहीं लिख सकता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी भी है, समय की भी होती है, और इसीलिए मैं इनको बोल देता हूं, मैं इनको हिंदी में पूरी तरह से बोल देता हूं। इसीलिए मैं बोलने में कोशिश करता हूं कि हिंदी इंग्लिश दोनों के वर्ड्स जो हैं वो इतने सफिशिएंट रहें कि दोनों समझ सकें इसको। तो बेटा हर चीज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश जरूर होती है कि ना हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम हो ना इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर वो बाइलिंगुअल रहेगा तो कुछ ना कुछ गिरबियासे तो सबकी रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन कोशिश करता हूं कि सभी लोग सेटिस्फाइड रहें। तो कार्ल लैंड स्टीनर, इनको श्रेय जाता है, क्रेडिट जाती है किसकी? डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुधिर वर्ग की खोज किसने की? तो क्या कहेंगे आप? कार्ल लैंड स्टीनर। तो दो बातें आप समझा आपने यहां पर, हिमेटोलॉजी इज द ब्रांच, ठीक है, इन व्हिच, ठीक है, किसकी स्टडी होती है? ब्लड की होती है और ब्लड के डिसऑर्डर की होती है। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने किया? कार्ल लैंड स्टीनर ने किया। अब चूंकि डिस्कवरी इन्होंने किया था, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। इनको फादर ऑफ ब्लड ग्रुप भी कहते हैं, और इम्यूनोकेमिस्ट्री का भी इनको फादर कहा जाता है। इम्यूनोकेमिस्ट्री, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें भी ब्लड की काफी भूमिका होती है, ब्लड का काफी रोल होता है, ठीक है। तो इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोकेमिस्ट्री भी कहा जाता है। दोनों चीज आप जानते रहिएगा। इसके अलावा जो आरएच फैक्टर की खोज की बात आती है, तो जब आरएच फैक्टर की डिस्कवरी हुई थी तो वहां पर दो लोग मिल गए थे, कार्ल लैंड स्टीनर के साथ मिल गए थे वीनर साहब। कौन आ गए थे? वीनर साहब आ गए थे। तो यहां पर कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर दो लोग हो गए जिन्होंने क्या डिस्कवर किया? आरएच फैक्टर। और अभी मैंने आपको इससे पहले इंट्रो में बताया भी कि आरएच फैक्टर ही वो बेस था जिसके आधार पर स्टार्टिंग में तो ब्लड को 4 भागों में बांटा गया था, लेकिन बाद में ब्लड को कुल 8 भागों में विभाजित किया गया, 8 टाइप्स में डिवाइड किया गया। तो ये कुछ सामान्य जानकारियां थी दो, ठीक है। ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम सीधे इसके बाद आते हैं अपने मेन टॉपिक्स पर। देखिए ब्लड को जानने से, ब्लड ग्रुप को जानने से पहले हम आप थोड़ा सा ब्लड को जाने तो ज्यादा बेहतर होगा। पहले हम लोग ब्लड को जानते हैं कि एक्चुअली ब्लड क्या है। देखिए जो ब्लड है इसको हम एट द ग्लैंस 2 भागों में बांट सकते हैं। ब्लड को हम लोग एट द ग्लैंस 2 भागों में बांट सकते हैं, और 2 भाग क्या होता है? एक भाग होता है इसका लिक्विड कंपोनेंट, और दूसरा होता है इसका पार्ट, उसको हम लोग कहते हैं सेलुलर कंपोनेंट। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं लेकिन मैं पूरी हिंदी बोलूंगा आपको। लिक्विड कंपोनेंट और सेलुलर कंपोनेंट, तरल भाग और कोशिकीय भाग, इसको हम बोलते हैं हिंदी में तरल भाग, और इसको बोलते हैं कोशिकीय भाग। ये जो तरल भाग है, इस तरल भाग का जो परसेंट होता है ये ब्लड में अप्रॉक्स 55% होता है, और जो कोशिकीय भाग होता है इसका जो परसेंट होता है वो लगभग 45% होता है। इस तरल भाग को हम बेसिकली कह सकते हैं प्लाज्मा। क्या कह सकते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है इसमें लगभग 91% क्या होता है? जल होता है, और जो 9% पार्ट, अदर 9% पार्ट है, इसमें दूसरे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग जब ब्लड की बात करेंगे तो वहां पर डिटेल बात करेंगे ब्लड वाले चैप्टर में, क्योंकि यहां पर हम ब्लड ग्रुप की खोज
और उसकी वंशागति की बात कर रहे हैं, हम जेनेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो ये सेलुलर कंपोनेंट है, इसलिए यहां पर भी इसको भी हम एट द ग्लैंस सरसरी निगाह में ही बताएंगे आपको। इसमें एक पार्ट है, आप लोग जानते हैं, आरबीसी, एक पार्ट है डब्ल्यूबीसी और एक है प्लेटलेट्स। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स हैं। आरबीसी का जो पार्ट है आप जानते हैं, इसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इसी हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ही ब्लड क्या होता है, लाल होता है हमारा। और हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, गैसीय संवहन का काम करता है। हीमोग्लोबिन ब्लड में ऑक्सीजन को ले जाता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और सेल में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, तो वहां जब CO2 बनता है तो उसको वापस भी फेफड़ों में ले आता है, यानी फेफड़ों से ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। और फिर कोशिकाओं से वापस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लाने का काम भी कौन करता है, हीमोग्लोबिन ही करता है। और इसकी प्रेजेंस से ही ब्लड का जो कलर होता है वो लाल होता है। डब्ल्यूबीसी दो तरह की होती हैं, एक होती हैं ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरी होती हैं एग्रैनुलोसाइट्स। एक होती हैं ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरी होती हैं एग्रैनुलोसाइट्स। ये रक्षात्मक कोशिकाएं हैं, इसमें अलग प्रकार की कोशिकाएं आती हैं और इसमें अलग प्रकार की कोशिकाएं आती हैं। इसमें बेसिकली जैसे इजनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, ये सब आती हैं। इसमें लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, ये सब आते हैं। प्लेटलेट्स आप लोग जानते हैं, लगभग 2.5 लाख से 4 लाख के आसपास नॉर्मल तौर पर ये रहती हैं प्लेटलेट्स। इनका काम है, कहीं पर भी जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जब वो ब्लड उनमें बहता है, सर्कुलेशन होता है, तो उनमें डैमेज होता रहता है, कहीं ना कहीं टूट फूट होती रहती है। उस टूट फूट को की मरम्मत करने का काम कौन करता है, ये प्लेटलेट्स करती हैं। इसीलिए जब प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती है तो इंटरनल ब्लीडिंग की पॉसिबिलिटी बनने लगती है। इसीलिए प्लेटलेट्स का बहुत कम होना कई बार क्या होता है, वो खतरनाक हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सामान्य तौर पर ब्लड का पार्ट बताया। अब इसको बताने के पीछे कारण क्या था, इसको बताने के पीछे कारण यह है कि दो चीज समझना आपको बहुत जरूरी है कि ब्लड के दो पार्ट हैं यहां पर। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नॉर्मली आप लोग जानने के लिए ऐसे ले लीजिए। बाकी तो ब्लड के चैप्टर में इसको हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे इसकी, कि ब्लड क्या क्या होता है, किसका कौन कौन सा परसेंट होता है, एक काफी कुछ इसमें होता है, उसके बारे में बात हम लोग वहीं करेंगे। फिलहाल यहां दो इसका मेन कारण था बताने का। एक तो ये साहब कि इसका तरल भाग और इसका कोशिकीय भाग, ये दोनों भाग बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपको। क्यों जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डिस्कवरी हुई थी ब्लड की, जो रिसर्च चल रहा था, उस रिसर्च में इन्हीं दो आधारों, इन्हीं दो पर महत्वपूर्ण काम हुए, इंपॉर्टेंट वर्क जो हुए वो इन्हीं दो पे हुए। क्या कि प्लाज्मा में कुछ और चीज पाई जाती है और कोशिकीय भाग में, सेलुलर कंपोनेंट में कुछ और चीज पाई जाती है। और इन्हीं दोनों के डिफरेंस से ही आगे बाकी सारी चीजें गड़बड़ हो रही हैं। क्या हो रही हैं, आगे देखते हैं हम लोग। लैंडस्टीनर साहब ने क्या बताया, ब्लड ग्रुप में लैंडस्टीनर साहब ने बताया कि जो दो पार्ट हैं ये ब्लड के, एक क्या, लिक्विड कंपोनेंट, और दूसरा क्या है, सेलुलर कंपोनेंट। देखिए हम यहां पर पीपीटी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लिख के बता रहे हैं आपको। राइटिंग से कुछ बच्चों ने मुझसे कहा सर कि जब आप लिख करके बताते हैं तो क्लासरूम जैसा एहसास होता है, और जो थोड़ा पीपीटी पहले से बनी रहती है
तो थोड़ा सा बुक्स का एहसास होता है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, कोशिश की जाएगी कि आपको ज्यादा चीजें लिख के बताई जाएं। तो आप लोग दूर बैठे हैं तो भी कोई बात नहीं है, आपको क्लासरूम जैसा ही एहसास हो, ये हमारी कोशिश है। बाकी और भी आप लोग जो इंपॉर्टेंट सजेशंस आपके हो सकते हैं उनको आप दे सकते हैं हमको। आप कोचिंग के नंबर्स पर पर्सनल भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो दो हमने आपको भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताए इसके, एक लिक्विड कंपोनेंट यानी तरल भाग, और दूसरा सेलुलर कंपोनेंट यानी कोशिकीय भाग। तो ये जो लिक्विड कंपोनेंट है, कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने, किन्होंने, कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने ये बताया कि जो ये तरल भाग है इसमें और जो कोशिकीय भाग है इसमें दो अलग अलग प्रोटीनें हैं जो भिन्न प्रकार की हैं और वो उपस्थित हैं। और ये दोनों भिन्न प्रकार की प्रोटीनें ऐसी हैं कि ये बिल्कुल समान नहीं होनी चाहिए और समान पाई भी नहीं जा रही हैं। अगर ये समान हुई तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, और गड़बड़ क्या हो रहा है ये बता रहा हूं भी आपको, समझिए। इन्होंने देखा कि जो ये सेलुलर कंपोनेंट है, कोशिकीय भाग है, इस कोशिकीय भाग में अभी हमने क्या बताया कि इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इन्होंने सेलुलर कंपोनेंट के जो आरबीसी का पार्ट है, इस आरबीसी के पार्ट में, इस आरबीसी की कोशिका कला में, मान लीजिए ये आरबीसी की सेल है तो ये इसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। आरबीसी की कोशिका कला में एक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, एक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जा रहा है। ये ग्लाइकोप्रोटीन यूजलेस है, ब्लड में इसका कहीं कोई काम नहीं है, लेकिन ये पाया जा रहा है। जैसे हमारी सोसाइटी में होता है, बहुत सारे लोगों का कोई काम नहीं होता है। चोर का कोई काम है क्या, कोई काम नहीं चोर का, लेकिन बेचारा चोर आ जाता है। लगभग हर जगहों पर एक कुछ चोर पाए जाते हैं। अब कोई काम नहीं फिर भी पाया जा रहा है, तो ऐसे इसका भी कोई काम नहीं है। कभी कुछ जो है कहीं पर ब्लड में कोई म्यूटेशन हुआ होगा, परिवर्तन हुआ होगा, उसमें ये बन गया। अब जब ये बन गया, भाई चोर आ गया तो उसके लिए क्या होगा, पुलिस भी तो आएगी ना। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है एक्चुअली ये खुराफाती है, इसका कोई काम नहीं है रुधिर में, और जिसका कोई काम नहीं उसका काम है खुराफात करना, गड़बड़ करना कुछ। इस गड़बड़ी से निपटने के लिए लिक्विड कंपोनेंट जो हमारा है, जो हमारा तरल भाग है, इस तरल भाग में एक सिपाही बन जाता है। यानी लड़ने वाला कोई बनना चाहिए ना उसके अगेंस्ट में, तो क्या बन जाता है, इससे लड़ने के लिए तरल भाग में एक आ जाती है प्योर प्रोटीन। क्या आ जाती है, एक प्योर प्रोटीन आ जाती है। प्योर प्रोटीन आ गई। ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, और ये क्या है, एक अलग टाइप की प्रोटीन। अब इसको लैंडस्टीनर साहब ने एक नाम दिया, इन दोनों को एक नाम दिया। क्या नाम दिया, इस ग्लाइकोप्रोटीन को नाम दिया एंटीजन। क्या नाम दिया, एंटीजन। और जो ये इसके अगेंस्ट में प्योर प्रोटीन है, इसको नाम दिया एंटीबॉडी। क्या नाम दिया, एंटीबॉडी। तो इसको नाम दिया एंटीजन, इसको नाम दिया एंटीबॉडी। अगर हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं प्रतिजन, और इसको कहते हैं प्रतिरक्षी। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रतिरक्षी। तो एक है प्रतिजन और दूसरा है प्रतिरक्षी। अब लैंडस्टीनर साहब ने बताया कि ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी है, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में होते हैं। ये एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। अगर ये एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। भाई चोर है अगर, तो दूसरा क्या होना चाहिए, सिपाही होना चाहिए ना। यानी अगर ये चोर है दूसरा पुलिस होनी चाहिए। कि अगर दोनों ही चोर चोर हो गए तब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएंगे ना।
और अगर समान हो गए इसका मतलब क्या हो गया, चोर चोर मौसेरे भाई हो गए, फिर तो मामला और भी गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए जब कई बार सोसाइटी में आप देखते होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में देखते होंगे, चोर की और पुलिस की साठगांठ हो जाती है। जब साठगांठ हो गई कि तुम भैया लूटते रहो हम कुछ नहीं करेंगे, तब क्या होता है, तब मामला और गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अगर दोनों अगेंस्ट में रहेंगे तो ऐसी काम को रोका जा सकता है। ठीक है, ये दोनों तो बॉडी में हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों क्या होती है, एक दूसरे की विपरीत होती हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि अगर ए है तो ये क्या होगा, बी होगा। इसी तरह से इन्होंने और भी देखा आगे कि इसी तरह की ग्लाइकोप्रोटीन कोई एक ही नहीं है, कुछ और भिन्न प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन भी हैं। जैसे कि हो सकता है कि एक आध एंटीजन ऐसा हो जो बी हो, एक आध एंटीजन ऐसा हो जो क्या हो, बी हो। तो अगर ये एंटीजन बी है तो जाहिर सी बात है यहां क्या हो जाएगा, यहां पर एंटीबॉडी ए हो जाएगी, क्योंकि ये उल्टे ही होंगे। अगर उल्टे होंगे तो भाई लड़ पाएंगे दोनों एक दूसरे से। अब इन्होंने जब इस आधार पर देखा कि ऐसा पाया जा रहा है तो इसी आधार पर इन्होंने ब्लड को 4 भागों में विभाजित किया। इन्होंने ब्लड को क्या किया, 4 भागों में विभाजित किया। कैसे विभाजित किया, अब देखिए फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। ब्लड के 2 भाग, एक भाग लिक्विड कंपोनेंट, एक भाग सेलुलर कंपोनेंट। जो सेलुलर कंपोनेंट है, कोशिकीय भाग है, उसकी जो ये आरबीसी पाई जा रही है, इस आरबीसी की कोशिका कला में क्या पाया जा रहा है, एक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जा रहा है, एक ग्लाइकोप्रोटीन पाई जा रही है। और इस ग्लाइकोप्रोटीन के अगेंस्ट में एक दूसरी प्योर प्रोटीन बन रही है। कहां पर, इस लिक्विड कंपोनेंट में, तरल भाग में। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन पाई जा रही है किसमें, आरबीसी में, इसको एंटीजन नाम दिया। किन्होंने नाम दिया, किन्होंने नाम दिया, लैंडस्टीनर साहब ने एंटीजन नाम दिया। और जो ये एंटीबॉडी पाई और जो ये प्योर प्रोटीन पाई जा रही है किसमें, लिक्विड कंपोनेंट में, इसको एंटीबॉडी नाम दिया। एंटीजन को हिंदी में कहते हैं प्रतिजन और इसको कहते हैं प्रतिरक्षी। इतना आप लोग समझ गए। और ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब इस आधार पर लैंडस्टीनर साहब ने क्या किया, ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया। पहले किसमें डिवाइड किया, केवल 4 भागों में। 4 भाग क्या हैं, इनको आप देखिए। 4 भाग, जो 4 भागों में जो डिवीजन हुआ उसको आप लोग यहां पर देखिए। सीरियल नंबर, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, एंटीजन, और अगला होगा एंटी बॉडी। जो पहला ब्लड ग्रुप था, जो फर्स्ट ब्लड ग्रुप था वो क्या था, ए। इसमें एंटीजन क्या होगा, ए। एंटीबॉडी क्या होगी, बी, अगेंस्ट में होगा। जो दूसरा ब्लड ग्रुप होगा वो होगा बी। इसमें एंटीजन क्या होगा, बी। इसमें एंटीजन क्या होगा, बी। एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, ए। तीसरा एक ब्लड ग्रुप और था जिसको नाम दिया गया ब्लड ग्रुप ए बी, क्योंकि इसमें 2 टाइप्स के एंटीजन पाए जा रहे थे। ए और बी जो यहां दिखाई पड़ रहे हैं आपके, ये दोनों ही प्रकार के एंटीजन यहां पर पाए जा रहे थे। लेकिन इसकी समस्या थी कि इसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं थी। अब एंटीबॉडी कोई नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इसमें फाइटिंग कैपेसिटी कम होगी। चौथा जो ब्लड ग्रुप इन्होंने बनाया उसको नाम दिया ओ। इसमें क्या प्रॉब्लम थी, इस ओ में क्या प्रॉब्लम थी, इस ओ में एंटीजन कोई नहीं था, खुराफात करने वाले कोई नहीं थे, लेकिन लड़ने की क्षमता इनमें भरपूर थी। इसमें एंटीबॉडी दोनों पाई जा रही थी।
तो ये जो प्राइमरी डिवीजन था ब्लड ग्रुप का था वो 4 भागों में था। क्या? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था कभी कभी अभी भी रिपीट कर दिया जाता है, क्या? सर्वदाता और सर्वग्राही। हम इसको आगे जब कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसको ले सकता है, तो वहां पर हम इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसीवर, ठीक है में, क्योंकि अब बदल गया है। तो सर्वदाता कौन होगा? ओ। कौन होगा? ओ। सर्वग्राही कौन होगा? ए बी। क्यों भाई? उसका कारण होगा, इसके पास सर्वदाता ओ इसलिए है क्योंकि इसके पास कोई खुराफात करने वाला ही नहीं है, कोई गड़बड़ी करने वाला है ही नहीं है। और अगर कोई गड़बड़ी करने वाला नहीं है तो कोई किसी के घर में भी जाए, उसे कोई रोकेगा? सीधा साधा आदमी, एंटीबॉडी है, गड़बड़ी करने का कुछ भी नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी है इसके पास, तो भाई किसी घर में जा सकता है। लेकिन सर्वग्राही ए बी है। क्यों ए बी है? क्योंकि इसके पास खुराफात का मामला तो बहुत है, पर लड़ने की क्षमता नहीं है। लड़ती कौन है? एंटीबॉडी, वो इसके पास है ही नहीं है। और जब किसी के पास लड़ने की क्षमता नहीं हो, मुंह से चाहे जितना बकबकाएं आप, पर अगर आप चल के कुछ लड़ बढ़ नहीं सकते हैं तो आपके घर में कोई भी आ सकता है। इसलिए क्या है? ए बी को सर्वग्राही कर दिया गया और ओ को सर्वदाता कर दिया गया। पर ध्यान रहे आगे अभी मैं इसी को बदल रहा हूं, इस वाले पोर्शन को मैं बदलूंगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? आगे देखिए चेंज क्या हो रहा है। अब इस आधार पर इनको क्या मिल गया? जो लैंडस्टीनर साहब थे, लैंडस्टीनर साहब को इनको इसी के लिए क्या मिल गया? नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। अब नोबेल पुरस्कार तो इन साहब को मिल गया, इनको इसी बात के लिए नोबेल पुरस्कार मिल गया, पैसा वैसा भी मिल गया, अच्छी बात थी भाई, सब मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या थी? प्रॉब्लम इससे थी इनके साथ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी ब्लड क्लॉटिंग रुक जानी चाहिए थी ना, एकदम से ब्लड क्लॉटिंग रुक जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने जितना प्रयास किया था वो सक्सेसफुल रहा, क्योंकि क्लॉटिंग काफी कम हो गई, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ क्लॉटिंग हो रही थी। अब जो कुछ भी क्लॉटिंग हो रही थी उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। लेकिन इन्हीं के साथ एक अमेरिकन कलीग थे, वीनर साहब, वो फिर साथ में आए इसका पता लगाने के लिए भाई कि ये अभी भी कुछ क्लॉटिंग क्यों हो रही है, कोई ना कोई तो कारण उसका होगा। तो इन दोनों लोगों ने, यानी अब 2 लोग हो गए। कौन कौन हो गए? एक तो अभी तक कौन थे? केवल कार्ल लैंडस्टीनर थे। अब लैंडस्टीनर के साथ साथ कौन जुड़ गए? इनके साथ साथ जुड़ गए वीनर साहब। कौन जुड़ गए? वीनर साहब। अब दोनों लोगों ने मिल करके शोध करना शुरू किया, दोनों लोगों ने मिल करके रिसर्च करना शुरू किया। अब इस रिसर्च में क्या हुआ? इन्होंने, इसको ध्यान समझिएगा, और इसी रिसर्च को हम बोलते हैं अब RH फैक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं RH कारक। RH कारक क्या है? ये RH कारक अभी थोड़ा देखिए। ये जो RH वर्ड आया, एक्चुअली अमेरिकन मंकी की एक प्रजाति है, उसका नाम है रीसस। ये रीसस बंदर की एक प्रजाति है, और इस बंदर की प्रजाति पर ही ये सब दोनों लोग मिलकर रिसर्च कर रहे थे। और ये बंदर की प्रजाति ऐसी है जो मनुष्य से काफी मिलती जुलती है, ह्यूमन बीइंग से काफी मिलती जुलती है, इसका ब्लड भी काफी मिलता है। इस पर रिसर्च करना शुरू किया, तो इस रिसर्च में कुछ स्पेशल चीजें पता चली। वो क्या थी, इसको समझिए। जैसे कि मान लीजिए ब्लड ग्रुप इन्होंने लिया ए, ब्लड ग्रुप इन्होंने लिया बी, ब्लड ग्रुप लिया इन्होंने ए बी, यही 4 ब्लड ग्रुप थे ही, तो ए बी ओ लिया। अब इस ब्लड ग्रुप में इन्होंने ये पाया
कि जो ये ब्लड ग्रुप है हमारा, ए ब्लड ग्रुप है, नॉर्मल तौर पर क्या था इसमें, नॉर्मल तौर पर यह था कि ए ब्लड ग्रुप है अगर, तो ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन क्या पाया जा रहा है, ए पाया जा रहा है, एंटीजन ए पाया जा रहा है, और कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने क्या देखा कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि ए ब्लड ग्रुप के हमने 10 बंदरों को लिया, 10 मंकीज को लिया, सपोज दैट कि हमने ए ब्लड ग्रुप के 10 बंदरों को लिया, और इन 10 बंदरों में हमने ये पाया कि जो है ये जो 10 बंदर हैं इनमें कुछ ऐसे मंकीज भी पाए जा रहे हैं जिनमें क्या है बेटा, ए एंटीजन के अलावा, ये क्या है, ए एंटीजन, इस ये एंटीजन पाया जा रहा है, इस ए एंटीजन में इस ए के अलावा कुछ एकाध एंटीजन टाइप का, यानी कुछ एक प्रोटीन और दिखाई पड़ रही है। 10 बंदरों को लिया, 10 बंदरों में सपोज दैट कि 6 बंदरों में कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन दिखाई पड़ रही है, उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, ए पॉजिटिव, ए साथ में जोड़ दिया। लेकिन कुछ ऐसे बंदर भी हैं, मान लीजिए 4 बंदर ऐसे हैं जिनमें ए के अलावा और कोई प्रोटीन पाई नहीं जा रही है। तीनों का अच्छा भाई ये क्या है, इसमें नहीं पाई जा रही थी। इसी तरह सपोज दैट कि यहां पर भी हमने 10 बंदरों को लिया, यहां पर भी यही चीज पाया गया कि इसमें एंटीजन बी होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, पर पाया गया कि इसमें बी के अलावा एक एंटीजन और पाया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं उसी सेम ब्लड ग्रुप में जिसमें इस बी के अलावा और कुछ भी पाया नहीं जा रहा है। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या माजरा है, और यही सेम चीज ए बी के साथ भी हुई और यही सेम चीज ओ के साथ भी हुई। और फिर इन्होंने ये देखा कि जैसे हम मान लीजिए ए पॉजिटिव, जिसको हमने नाम दिया ए पॉजिटिव, यानी इसमें एक्स्ट्रा एंटीजन पाया जा रहा है, जब इसका ब्लड ए पॉजिटिव वाले को चढ़ाया जा रहा है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन जब ए पॉजिटिव वाले का ब्लड इसमें, इस वाले का जिसमें एक्स्ट्रा एंटीजन नहीं पाया जा रहा था, जब इसको चढ़ाया गया ब्लड तो प्रॉब्लम, यानी क्लॉटिंग हो गई। क्या हो गई, क्लॉटिंग हो गई। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि क्लॉटिंग पाई जा रही है, यहां पर क्या हुआ, क्लॉटिंग हो जा रही है। तो इन्होंने सोचा आगे भी ऐसे प्रोसीडिंग की गई बी वाले के साथ भी, तो ये भाई कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसा है, कुछ ना कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐसा है जो गड़बड़ी हो रही है। तो ये पाया गया कि जो एक्स्ट्रा प्रोटीन पाई जा रही है, इस प्रोटीन के कारण ही गड़बड़ियां हो रही हैं। और इस गड़बड़ी के आधार पर ही आप लोग समझ गए होंगे कि समान रुधिर वर्ग के कुछ बंदरों में कुछ अतिरिक्त प्रोटीन उपस्थित थी तो किसी में अतिरिक्त प्रोटीन उपस्थित नहीं थी। जिनमें वो अतिरिक्त प्रोटीन एक्स्ट्रा एंटीजन अवेलेबल था, एक्स्ट्रा प्रोटीन अवेलेबल थी, उन्हें क्या कहा गया, पॉजिटिव, और जिनमें नहीं था उन्हें क्या कहा गया, नेगेटिव। तो अब जाहिर सी बात है ना कि एक ही ब्लड ग्रुप को फिर से हम क्लासिफाइड कर दे रहे हैं, यानी जिसको हम कह रहे थे ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, अब इन चारों को हम 8 भागों में बांट देंगे। जिसमें एक्स्ट्रा एंटीजन पाया जा रहा है, एक्स्ट्रा प्रोटीन पाई जा रही है, उसे कहेंगे ए पॉजिटिव। जिसमें वो नहीं पाई जा रही उसे क्या कहेंगे, ए निगेटिव। तो ए निगेटिव वो पहले वाला प्रकार ही है, ये ए पॉजिटिव नए प्रकार का आ गया। और जो अब ब्लड ग्रुप डोनेशन की बात आ गई, उसमें भी ब्लड ग्रुप डोनेट करने की बात आ गई, रक्त को चढ़ाने की बात आ गई, उसमें क्या हो गया, उसमें भी चेंज आ जाएगा कि अब ए पॉजिटिव वाला सिर्फ ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए निगेटिव वाला सिर्फ ए निगेटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव को दे सकता है, और बी निगेटिव वाला सिर्फ बी निगेटिव को दे सकता है। तो इसमें चेंज क्या आ गया कि अब एक ही ब्लड ग्रुप को हमने रिक्लासिफाइड कर दिया, एक ही ब्लड ग्रुप को हमने क्या किया, रीडिवाइड कर दिया। अब वो रीडिवीजन में क्या होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप यहां पर एंटीजन,
एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। पहला ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? पहला ब्लड ग्रुप हमारा हो जाएगा ए पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिव। इसमें एंटीजन क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिव। एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? बी पॉजिटिव। एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? बी पॉजिटिव। दूसरा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए नेगेटिव। एंटीजन ए नेगेटिव, एंटीबॉडी बी नेगेटिव। तीसरा ब्लड ग्रुप हमारा हो जाएगा बी पॉजिटिव, एंटीजन बी पॉजिटिव, एंटीबॉडी ए पॉजिटिव। चौथा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, इसको आप बी निगेटिव, ये हो जाएगी बी निगेटिव और ये हो जाएगा ए निगेटिव। पांचवा ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी पॉजिटिव, यहां पर एंटीजन हो जाएगा ए पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव, यहां एंटीबॉडी होती ही नहीं है। 6 नंबर पर आएगा ए बी निगेटिव, एंटीजन हो जाएगा ए निगेटिव और ये बी निगेटिव, यहां पर कोई नहीं। 7वां जो ब्लड ग्रुप होगा 7 नंबर पर जो आएगा उसमें एक हो जाएगा ओ पॉजिटिव, यहां पर एंटीजन कोई नहीं, एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? ए पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। 8वां जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा ओ निगेटिव, यहां कुछ भी नहीं, ए निगेटिव एंड बी निगेटिव। ठीक है, मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा पूरा। अब इस तरह से ये 8 जो ये देख रहे हैं आप, 8 प्रकारों में ब्लड को बांटा गया, यानी 8 टाइप्स में ब्लड ग्रुप का रीडिवीजन किया गया। किसके द्वारा ये डिवीजन किया गया? कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा किया गया। और साथ में इसी को हम और क्या बोलेंगे? RH फैक्टर, क्योंकि ये RH फैक्टर के बेस पर किया गया। यहां दोनों बदल जाएंगे। कौन बदल जाएगा? एक तो ये सर्वदाता महोदय बदल जाएंगे और दूसरा सर्वग्राही बदल जाएंगे, यानी यूनिवर्सल डोनर बदल जाएंगे, यूनिवर्सल रिसीवर बदल जाएंगे। ये हो जाएगा ओ नेगेटिव, ये ओ नेगेटिव पहले वाला ही था, और ये हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। रट लीजिएगा, पूछा जाता है खूब। सर्वदाता ओ नेगेटिव, सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव, दोनों ही क्वेश्चन पूछा भी गया है कई एग्जाम में, रिपीट किया जाता रहता है, इसलिए इसको रट लीजिएगा। सर्वदाता ओ नेगेटिव, सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव। अब इस RH फैक्टर के बेस पर हमारी बॉडी में एक डिजीज भी होती है, एक बीमारी भी होती है जो स्पेशली वुमेन्स में होती, केवल वुमेन्स में ही होती है, और बीमारी नहीं होती है एक्चुअली, वो RH फैक्टर के कारण से एक डिसऑर्डर होता है। और ये डिसऑर्डर जो है प्रेगनेंसी में होता है, उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस क्या है ये बीमारी? इसका हम अलग से एक वीडियो देंगे जिसमें हम बात करेंगे और कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे इसको जाना जा सकता है कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। किसमें डिपेंड करता है कि हस्बैंड और वाइफ का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, क्योंकि इससे कई बार प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है और कई बार अपने आप सेल्फ एबॉर्शन तक भी हो जाता है। उसका रीजन क्या है, इस पर हम लोग बाद की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये ब्लड ग्रुप का डिवीजन किया गया जो RH फैक्टर के बेस पर था, जिसमें कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर दोनों लोग थे, जबकि इससे पहले वाले जो डिवीजन 4 भागों में ब्लड ग्रुप को बांटा गया था, उनमें अकेले कार्ल लैंडस्टीनर ही थे। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कई बार आप लोग इसको पढ़ लेते हैं यहां पर, फिर चले गए डॉक्टर के पास, मेरा तो ओ निगेटिव है, ले लीजिए, किसी को भी दे देना है। ऐसा होता नहीं है, ये इमरजेंसी प्रोविजंस है। जब कहीं पर कोई ब्लड और अवेलेबल ना हो तो किसी को ये ब्लड दिए जा सकते हैं, क्योंकि इनसे नुकसान की संभावना बहुत कम है। लेकिन
अगर और ब्लड अवेलेबल है तो डॉक्टर कोई रिस्क नहीं लेता है। अगर ए नेगेटिव है तो ए नेगेटिव दीजिए, बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव देगा वो, यानी जो है वही चढ़ाया जाता है। ये इमरजेंसी प्रोविजंस है। बहुत बड़ी आफत की स्थिति आ जाए जब और कुछ भी अवेलेबल नहीं हो तो इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नहीं तो कई बार आप लोग थोड़ा सा पढ़ करके और फिर डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि नहीं नहीं मेरा तो वो नेगेटिव है, सबको दे दीजिए, मेरा तो ए बी पॉजिटिव है, हमको किसी का ब्लड चढ़ा दीजिए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इन रुधिर वर्ग की वंशागति कैसे होती है। रुधिर वर्ग की वंशागति की खोज किसने की? रुधिर वर्ग की खोज किसी और ने की, यानी कार्ल एनिस्नियर ने की, और बाद में आरिश फैक्टर के साथ कार्ल एनिस्नियर और बीनर साहब आ गए। लेकिन रुधिर वर्ग वंशागति की खोज किसने की? बर्नस्टीन ने की। कैसे की ये मैं आपको बताऊंगा, और उसके आधार पर हम बात करेंगे कि अगर माता पिता का रुधिर वर्ग ये है तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा। इस पर हम डिटेल बात करेंगे, ठीक है ना। संतान का पता है, पिता का पता है, तो माता का पता कैसे लगाएंगे, क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल थैंक यू।